नमस्कार, मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। बीए द्वितीय वर्ष के लिए जो पिछला वीडियो बनाया गया था उसमें हम बलबन के कार्यों या उपलब्धियों के ऊपर है वो चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम बलबन की है वो प्रारंभिक 7 उपलब्धियों या उसके कार्यों के ऊपर चर्चा कर चुके थे। जिसमें उसकी पहली उपलब्धि या ऐसा कह सकते हैं उसका पहला कार्य था चालीसा का पूर्णतया दमन करना। उसकी दूसरी उपलब्धि थी आंतरिक विद्रोहों का या उपद्रवों का दमन करना। तीसरी उपलब्धि थी केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाना। चौथी उपलब्धि थी सेना का पुनर्गठन करना और केंद्रीय सैनिक विभाग की स्थापना करना। पांचवी उपलब्धि थी आर्थिक सुधार, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्ताओं का पुनर्ग्रहण, क्योंकि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की भांति अपने सैनिकों को जो है वो जागीरों या इक्ताओं के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी। और इसी के अंतर्गत उसने पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा सैनिकों को जो पेंशन या वेतन के रूप में जो इक्ताएं जारी की गई थी उनको पुनः केंद्रीय नियंत्रण में या शाही नियंत्रण में ले लिया और उनके स्थान पर उनको मुआवजा या पेंशन है वो दी गई। उसका जो छठा कार्य या जो उपलब्धि थी वो था केंद्रीय गुप्तचर विभाग का संगठन। इल्तुतमिश है वो पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान बरीद के नाम से जाना जाता था। उसका 7वां कार्य या उपलब्धि थी वो था मंगोलों के प्रति उसके द्वारा अपनाई गई आक्रामक नीति। हालांकि उसने मंगोलों के विरुद्ध है वो बेहद रक्षात्मक नीति है वो अपनाई। उसने पश्चिमोत्तर में मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए है वो एक प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्रों में किलों की है वो एक श्रृंखला का निर्माण किया। बीच बीच में उसके द्वारा सैनिक चौकियां भी स्थापित की गई। उसकी जो 8वीं उपलब्धि है वो है बलबन का राजत्व का सिद्धांत। देखिए, बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है, कई बार इस टॉपिक के ऊपर सेक्शन बी जो है ग्रेजुएशन उसमें एक अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बलबन का राजत्व का सिद्धांत पर प्रकाश डालिए या बलबन की लौह और रक्त की नीति की समीक्षा कीजिए। देखिए, दोनों जो बलबन की जो लौह और रक्त की नीति है वो बलबन के राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ही आती है। अगर विद्यार्थी चाहे तो इसे अलग बिंदु भी बना सकते हैं। अगर ये दोनों प्रश्न आ जाते हैं सेक्शन बी में 7 या 8 नंबर का जो प्रश्न आता है तो उसमें केवल ये 8 नंबर बिंदु ही लिखना है आपको। आज के वीडियो में हम इसी बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, बलबन का राजत्व का सिद्धांत या बलबन की लौह और रक्त की नीति। देखिए, बलबन जब सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समस्या थी वो ये थी कि सुल्तान पद की या कह सकते हैं कि ताज की जो प्रतिष्ठा है वो अत्यंत ही धूमिल हो चुकी थी। सुल्तान की शक्ति है वो पूर्णतया एक प्रकार से छिन्न भिन्न, मतलब सुल्तान के है वो कोई जो उसके जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे वो अत्यंत ही शक्तिहीन हो चुके थे। और इसका सबसे बड़ा कारण था चालीसा। बलबन इस बात से भली भांति परिचित था। यही कारण है कि उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा या शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए जो पहला जो कार्य किया था वो चालीसा का दमन ही था। चालीसा का दमन करने के पश्चात उसने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में पुनः वृद्धि करने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि बलबन ने सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को, या ऐसा कह सकते हैं कि ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए जो कठोर या कह सकते हैं क्रूर और जो बर्बर तरीके अपनाए, उन क्रूर और बर्बर तरीकों को ही इतिहासकारों ने बलबन की लौह और रक्त की नीति के नाम से संबोधित किया है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व का है वो देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है, यानी बलबन ने सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन जियाउद्दीन बर्नी द्वारा तैयार की गई उसकी वसाया का तात्पर्य है वसीयत, उसके द्वारा जो वसाया तैयार की गई थी, यानी जो वसीयत तैयार की गई थी, उसमें बलबन के राजत्व के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। जब हम जियाउद्दीन बर्नी की इन वसाया का अध्ययन करते हैं तो हमें इन वसाया में
गयासुद्दीन बलबन के राजत्व के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। पहली विशेषता है कि बलबन जो है वो राजत्व को यानी राजा नामक संस्था को वो एक ईश्वरीय संस्था मानता था। यानी उसका मानना था कि राजा या जो सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और इस पद को धारण करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से ईश्वर की परछाई होता है। या ऐसा लिख सकते हैं कि बलबन राजत्व को एक ईश्वरीय संस्था मानते हुए बलबन ने सुल्तान को जिल्ले-लाही घोषित किया। जिल्ले-लाही का तात्पर्य होता है ईश्वर का प्रतिबिंब या परछाई, क्योंकि उसका मानना था कि जो राजा का पद है वो एक प्रकार से ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। यानी इस पद को जो बनाया है, राजा का जो पद है वो ईश्वर द्वारा ही निर्मित किया गया है और इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति है वो एक प्रकार से ईश्वर या अल्लाह की प्रेरणा से ही कार्य करता है। उसे कार्य करने की प्रेरणा या शक्ति ईश्वर से ही प्राप्त होती है। उसका मानना था कि पृथ्वी के ऊपर यानी धरती के ऊपर जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबत खुदाई है। वो मानता था कि धरती पर जो सुल्तान या शासक है वो ईश्वर का प्रतिनिधि यानी उसका नियाबत खुदाई है और वह यानी सुल्तान का स्थान केवल पैगंबर के बाद आता है। यानी सुल्तान से ऊपर केवल पैगंबर है। यानी सुल्तान की शक्तियों के ऊपर यानी सुल्तान की निरंकुशता पर केवल और केवल पैगंबर का ही नियंत्रण हो सकता है। आम सामान्य जनता या सरदार ईश्वर की जो सुल्तान है उसकी जो शक्ति है उसके ऊपर अंकुश लगाने की शक्ति नहीं रखते। कहने का तात्पर्य यह है, हमारा पहला बिंदु भी यही बनेगा कि जो बलबन है वो राजत्व को एक देवीय संस्था मानता था तथा सुल्तान को है वो जिल्ले-लाही देवीय संस्था मानते हुए सुल्तान को है वो जिल्ले-लाही यानी ईश्वर की परछाई या प्रतिबिंब मानता था। साथ ही उसने है वो वह ये भी मानता था कि जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर है वो ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबत खुदाई है और उसका स्थान जो है वो केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है उसकी जो दूसरी विशेषता हमें बरनी की वसाया वसीयतों में दिखाई देती है वो ये है कि बलबन सुल्तान के निरंकुश अधिकारों का समर्थन करता था। यानी जियाउद्दीन बरनी की जो वसाया या वसीयत है उसमें बलबन के राजत्व के सिद्धांत की जो दूसरी विशेषता दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि बलबन जो है वो सुल्तान के निरंकुश अधिकारों का समर्थक था। उसके अनुसार यह कह सकते हैं कि बलबन के अनुसार सुल्तान का निरंकुश होना अत्यंत आवश्यक है। यानी सुल्तान की शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है क्योंकि सुल्तान को जो कार्य करने की जो शक्ति और प्रेरणा है वो अल्लाह से प्राप्त होती है। यानी सुल्तान अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य करता है या उसे जो कार्य करने की जो प्रेरणा या जो शक्ति प्राप्त होती है वो अल्लाह से प्राप्त होती है, क्योंकि वह अल्लाह की जिल्ले-लाही यानी अल्लाह की परछाई या प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है। इसी कारण सामान्य जनता या सरदारों को सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। स्वयं बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को भी कहा था कि सुल्तान का जो पद है वो निरंकुश अधिकारों का सजीव प्रतीक है। यानी सुल्तान को निरंकुश होना ही पड़ता है। सुल्तान का पद है वो उसके निरंकुश अधिकारों का सजीव प्रतीक है। बरनी की जो वसाया वसीयत है उसमें तीसरी विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि बलबन ने सुल्तान पद के लिए उच्च वंश या कह सकते हैं कि उच्च कुल और रक्त की शुद्धता पर बल दिया। यानी बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत की जो तीसरी विशेषता है दिखाई देती है वो ये है कि बलबन सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए सुल्तान का उच्च वंश या उच्च कुल से संबंधित होना आवश्यक मानता था। यानी सुल्तान जो है उच्च वंश या उच्च कुल से संबंधित होना चाहिए, साथ ही साथ वह उच्च आदर्शों से युक्त भी होना चाहिए। उसने है वो सुल्तान के लिए उसने सुल्तान जो था
सुल्तान पद हेतु रक्त की शुद्धता पर भी बल दिया। बलबन के राजत्व के सिद्धांत की जो चौथी विशेषता दिखाई देती है, जो हमें बर्नी के वसाया में दिखाई देती है, वो ये है कि बलबन है वो सुल्तान के रूप में, यानी बर्नी ऐसा कह सकते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी की जो वसाया है उसमें बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत दिया गया है, उसमें बलबन के राजत्व के सिद्धांत की जो चौथी विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि बलबन जो है सुल्तान के रूप में उसके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों का होना अत्यंत आवश्यक मानता था। उसका मानना था कि सुल्तान का जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन है, सुल्तान का जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन है वो उच्च आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। जब सुल्तान का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन है वो उच्च आदर्शों के अनुरूप होगा तो उसके जो अधीनस्थ अधिकारी और उसकी जो प्रजा है वो उसके प्रत्येक कार्यों का एक प्रकार से अनुसरण करेंगे, उसके क्रियाकलापों को है वो स्वीकार करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे और उसके आदेशों की है वो पूर्ण रूप से पालना करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सुल्तान का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन उच्च आदर्शों के अनुरूप होगा तो उसके जो अधीनस्थ अधिकारी और उसकी जो प्रजा है वो सुल्तान के है वो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द, यहाँ तक कि उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को न केवल अंतःस्थल से स्वीकार करेगी बल्कि उसके अनुरूप आचरण कर उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगी। बलबन के राजत्व का जो सिद्धांत का जो पांचवी जो विशेषता है वो ये है कि बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में जो पांचवी प्रमुख विशेषता जो दिखाई देती है वो ये है कि बलबन ने सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए जो दरबार था उस दरबार की भव्यता और दिखावटी बनावटीपन पर भी है वो बल दिया था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बर्नी की जो वसाया है उसमें बलबन के राजत्व के सिद्धांत की जो पांचवी विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि बलबन जो है वो सुल्तान की प्रतिष्ठा हेतु दरबार की भव्यता पर भी बल देता था। यानी सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए वो दरबार का भव्य होना आवश्यक मानता था। साथ ही साथ दरबार के जो नियम थे उनमें है वो दिखावटी बनावटीपन को भी आवश्यक मानता था। तो ये पांच विशेषताएं हैं वो सैद्धांतिक रूप से दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या बलबन ने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में या सुल्तान के पद पर रहते हुए अपने इस राजत्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए कौन कौन से कार्य किए थे? देखिए, बलबन ने सुल्तान के पद पर रहते हुए सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए जो कार्य किए थे उसका विस्तार से उल्लेख हमें जो है वो फिरदौसी के ग्रंथ शाहनामा में मिलता है। बर्नी ने है वो अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सुल्तान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए बलबन ने सबसे पहले स्वयं को है वो एक उच्च वंश से संबंधित किया। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले तुरान के एक प्रसिद्ध वंश अफरासियाब वंश से है वो अपना संबंध जोड़ा। उसने स्वयं को है वो तुरान के इस अफरासियाब वंश का वंशज घोषित किया। दूसरा उसका जो कार्य था वो ये था कि उसने दरबार में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, कहने का तात्पर्य है कि बलबन ने अपने दरबार में जितने भी महत्वपूर्ण जो पद थे, प्रशासनिक पद थे, उन महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उच्च वंशीय या उच्च कुलीन तुर्कों को ही नियुक्त किया। तीसरा कार्य जो किया उसने वो यह था कि सुल्तान ने अपने व्यक्तिगत व्यवहार को भी, यानी सुल्तान जो गयासुद्दीन बलबन था उसने सुल्तान के रूप में अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए उसने सुल्तान के रूप में अपना जो जीवन था उसे अत्यंत गंभीर और एकाकी बना लिया। वह दरबार में अत्यंत गंभीरता से पेश आता था। वह कभी भी दरबार में न तो हंसता था न कभी किसी पर नाराज होता था। वो अपनी भावनाओं, एक प्रकार से भाव शून्य सुल्तान के रूप में बैठा रहता था। वह सदैव गंभीर स्वभाव है, वो दरबार में हमेशा गंभीर स्वभाव के साथ वो बैठा रहता था।
यहाँ तक कि जब उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र, जो कि उसे सबसे प्राणों से भी प्रिय था, मोहम्मद खां की मृत्यु का समाचार दिया गया, तब भी वो गंभीरतापूर्वक है, वो एकदम शालीनता के साथ बैठा, परंतु दरबार समाप्त होने के बाद वो फूट फूट कर रोए। यही कारण है कि उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को भी अत्यंत गंभीर और एकाकी बना लिया था। उसने जन सामान्य से मिलना जुलना बंद कर दिया था। दरबार में कोई भी अमीर उससे सीधे बात नहीं कर सकता था। दरबार में उसके समक्ष बोलने का अधिकार केवल वजीर को ही था। इसके अलावा बलबन ने सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए जो पांचवा जो सैद्धांतिक बताया था, वो था दरबार की भव्यता में वृद्धि। तो बलबन ने भी दरबार की प्रतिष्ठा, जो दरबार जो था उसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए और सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सुल्तान के अभिवादन किए हुए एक नवीन पद्धति का प्रचलन किया, ताकि सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सके, ताकि दरबार की भव्यता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए उसने दरबार में सुल्तान का जो अभिवादन करने की जो प्रथा थी, एक जो ईरानी प्रथा थी, सिजदा और पैबोस, उनको उसने वो दरबार में, तुर्की दरबार में प्रारंभ किया। सिजदा और पैबोस, पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पाँव को चूमना, सिजदा एक प्रकार से दरबार में झुककर प्रवेश करना, ये सुल्तान के अभिवादन की प्रक्रिया थी। इसके अलावा उसके द्वारा जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दरबार की भव्यता को बढ़ाने के लिए जो एक और कार्य किया गया था, वो ये था कि उसी ने, यानी बलबन ने ही पहली बार दरबार में दरबार की भव्यता को बढ़ाने के लिए एक फारसी उत्सव भी प्रारंभ किया था, नौरोज। यानी बलबन ने दरबार की भव्यता को बढ़ाने के लिए एक फारसी उत्सव नौरोज भी प्रारंभ किया था। इसके अलावा उसने दरबार की भव्यता को बढ़ाने के लिए और दरबार को वो अत्यंत गंभीर बनाने के लिए उसके जो अंगरक्षक है वो सदैव नंगी तलवारों के साथ उसके आसपास खड़े रहते थे। इस प्रकार बलबन ने सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय वो किए थे, जिनका हमने वो अभी बलबन के राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया है। अगले प्रश्न में हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन, उसके विभिन्न सुधारों, उसकी प्रारंभिक समस्याओं, उसकी उपलब्धियों के बारे में वो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।